नमस्कार दोस्तों। तो नेपाल में एक बार फिर से जेनजी प्रोटेस्ट जैसा प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो चुका है। जेनजी प्रोटेस्ट अभी तक इसका नाम इसलिए क्योंकि इसको जेनजी प्रोटेस्ट कह के बुलाया जा रहा है क्योंकि उसी उम्र के लोग और एक बार फिर से वो क्लैश जो है वो देखने को मिला है। अब देखिए, नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट अपने आप में नाम इसको जेनजी प्रोटेस्ट दे दिया गया था, ऑल्दो मैं इसको जेनजी प्रोटेस्ट नहीं मानता हूँ या सोशल मीडिया बैन के खिलाफ इतने लोग जो है सड़कों पर उतर गए ऐसा भी नहीं मानता हूँ। वो एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, नेपाल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और बहुत 30 साल की लगातार जो प्रॉब्लम्स थी, सरकार नहीं चेंज हो रही थी, उस सबका जो एंटी इनकम्बेंसी, उन सबका जो गुस्सा था वो एकदम से आया और लोग जो है उसके बाद सड़कों पर आए थे। तो उसको जेनजी प्रोटेस्ट या उसके सिर्फ उसमें बांध देना वैसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अब जो जेनजी प्रोटेस्ट है ये एक तरीके का क्लैश है, ये प्रोटेस्ट नहीं, एक तरीके का क्लैश देखा जा रहा है। क्योंकि नेपाल में इस जेनजी प्रोटेस्ट के बाद जो कि सितंबर के महीने में हुआ, क्लियर तौर पर दो अलग पॉलिटिकल विचारधारा जो है वो पनपना शुरू हुई। एक लेफ्ट की विचारधारा और एक एंटी लेफ्ट विचारधारा। जो एंटी लेफ्ट विचारधारा खड़ी हुई उसका ही वो जेनजी प्रोटेस्ट था, जिसको जेनजी प्रोटेस्ट कहा गया, ऑल्दो वो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था। ये जो पूरी विचारधारा के क्लैशेस हैं वो अब नेपाल में फिर से देखने शुरू हो चुके हैं। और जैसे ही ये शुरू हुआ, कहीं ये प्रोटेस्ट फिर से उतना बड़ा ना हो जाए, इस वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत कर्फ्यू लगा दिया है और ज़्यादा लोग का जुटना, एक साथ निकलना घर से, सब कुछ इस समय पर बंद है। 8 बजे तक ये प्रोटेस्ट आज मतलब ये पूरा कर्फ्यू जो है वो नेपाल में चलने वाला है। देखिए, क्योंकि अगर आप उसका दूसरा चेहरा देखें, जेनजी प्रोटेस्ट जो हुआ, एक तो था ही कि भाई चेंज हुआ, सब अच्छा हुआ, प्रो चेंज प्रोटेस्ट था, सब कुछ बढ़िया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसका दूसरा चेहरा देखें तो बहुत बड़े मात्रा में उससे डिस्ट्रक्शन हुआ, पब्लिक एसेट्स जो हैं उसका नुकसान हुआ, लोगों की जान गई, उन लोगों की जान गई जिनका शायद सत्ता से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था, उनकी जान गई इसमें। तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रक्शन का जो फेस है उसको कितना भी छुपाया जाए, लेकिन वो होता तो है ही एक, जब जहाँ पर ऐसे क्लैशेस होते हैं। तो उसको रोकने के लिए ये कर्फ्यू ये एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल ठीक किया और ये बिल्कुल ज़रूरी भी है। ऐसे प्रोटेस्ट पीसफुल हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जनरली जब इतने बड़े प्रोटेस्ट होते हैं तो क्लैशेस हो ही जाते हैं उसमें। तो वो क्लैशेस नेपाल में एक बार फिर से देखने को मिले हैं। डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल विचारधारा थोड़ी सी नेपाल की समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आ चुका है। ये प्रॉब्ली इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। हर यूपीएससी सीएससी का एस्पिरेंट इसके लिए वेट करता है, जिसको हम यूसीएससी यानी कि अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट कहते हैं। अब इस टेस्ट की सबसे खास बात क्या है कि इसमें आती है आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग। यानी कि क्योंकि हर यूपीएससी एस्पिरेंट इसका इंतजार करता है, तो लगभग अमूमन सारे यूपीएससी एस्पिरेंट इसको देते हैं और इससे आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग निकाली जाती है। ऑल इंडिया रैंकिंग से आपको ये पता लग पाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और फिर आप उस हिसाब से प्रिपरेशन अपनी आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके साथ एडिशनल आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मतलब लगभग 40 करोड़ तक के इसमें रिवॉर्ड्स। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक आ जाती है तो आप उसमें कार जीत सकते हो, आप इसमें मैकबुक, लैपटॉप, आईफोन 17, ये सारे इनाम भी इसमें जीत सकते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल यूपीएससी कैटेगरी, बिल्कुल यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल इनको क्यूरेट किया जाता है एजुकेटर्स द्वारा खुद, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। 23 नवंबर को ये टेस्ट है, 2 स्लॉट्स में होगा, सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे। तो इसके लिए आपको ज़रूर से ज़रूर एनरोलमेंट करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है, देने में क्या जाता है, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, ज़रूर से दीजिए इसको। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो देखिए नेपाल में फिर से एक क्लैश जो है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ मैंने आपको कहा कि जैसे ही वो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था तो 2 गुट में पूरा नेपाल भरा था। जैसे आप देखो जेनजी प्रोटेस्ट में हुआ क्या कि आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ ज़्यादा गुस्सा निकला, मतलब केपी शर्मा ओली से ज़्यादा गुस्सा जो था वो केपी शर्मा ओली के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके खिलाफ था। कैसे नेताओं को दौड़ा के पीटा गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के वर्कर्स थे उनको दौड़ा के पीटा गया, और दुनिया भर के ऐसे वीडियोस, ऐसे फुटेजेस आपके सामने आए थे उसमें। तो देश 2 हिस्सों में बटा। वहीं एक तरफ हमने देखा कि उसी जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान एक ऐसा धड़ा था जो लगातार फिर भी केपी शर्मा ओली या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का को सपोर्ट करता था। तो नेपाल में अब भी वही ग्रुप है, जो क्लैश हुआ है वो उन्हीं दोनों ग्रुप्स के बीच में हुआ है, जो यंग प्रोटेस्टर्स जिन्होंने जेनजी प्रोटेस्ट को शुरू किया था और जो सरकार गिराई गई थी केपी शर्मा ओली की, उनके जो वर्कर्स है, पार्टी वर्कर्स है, उनके बीच में एक क्लैशेस कुछ एरियाज में देखने को मिलना फिर से शुरू हुए हैं। अब देखिए, अगर आप नेपाल की थोड़ी सी राजनीति को समझते भी होंगे तो आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आती होगी कि नेपाल में पहले तो चलो राजशाही रही, राजशाही के बाद का जो नेपाल था, जो राजशाही के उत्तरार्ध में नेपाल था, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इस बात को पूरी तरीके से मानता है। नेपाल में कई बार इसको लेकर के नारे भी लगे हैं, दबी आवाज़ में लोगों ने कहा भी है, क्योंकि ये चीज़ साफ कई बार न्यूज़ आर्टिकल्स ने भी कवर किया, बहुत सारी जगहों पर भी कवर हुआ कि यार इससे ठीक तो राजशाही थी। क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिकली हम नीचे नीचे और नीचे ही चले जा रहे हैं, जिस तरीके से पूरी कंट्री का इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो चुका है, वो एक बहुत समस्या वाली बात है।
खैर नेपाल में विपदाएं भी बहुत रही हैं। अर्थक्वेक जो है नेपाल में काफ़ी प्रोन टू अर्थक्वेक एरिया, तो अर्थक्वेक आते हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा विपदा होती है, वो सब एक तरफ है। लेकिन नेपाल में जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है उसकी वजह से, क्योंकि नेपाल जिस तरीके की कंट्री है, जिस तरीके से टूरिज़्म को बढ़ावा वहाँ पर दिया जा सकता है और सारी चीज़ें हैं, तो बहुत आगे जा सकता है वो नेपाल। लेकिन वो नेपाल की शक्ल देखने को नहीं मिलती है। आपको बढ़िया रोड्स, आपको मतलब जो बेसिक सुविधाएँ भी हैं वो नेपाल में कम मिलेंगी। अब तो खैर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी वजह से लोगों में गुस्सा एक तो रहता ही है। तो नेपाल की राजनीति दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। एक जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है जिसके नेता केपी शर्मा ओली, एक तो वो उनके वर्कर्स और लेफ्ट की पूरी जो पॉलिटिक्स से विचारधारा से अपने आप को अलाइन रखते हैं, उन लोग का ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है एंटी लेफ्ट। तो लेफ्ट या एंटी लेफ्ट की वहाँ पर बात है। बहुत ज़्यादा राइट या अल्ट्रा राइट वैसा जैसा चीज़ नेपाल में आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक ग्रुप ज़रूर है लेकिन उनका बहुत बड़ी तादाद नहीं है। प्लस अगर आप नेपाल जाते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा चाइना का इन्फ्लुएंस एरिया वाइज, एरिया के हिसाब से चाइना का इन्फ्लुएंस आपको कुछ एरियाज़ में बहुत साफ साफ दिखाई देगा। जब आप नेपाल जाएंगे तो गाड़ियाँ आप देखोगे तो उससे आपको पता लगेगा कि ये चाइनीज़ व्हीकल्स और चाइनीज़ मतलब चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो चाइना का इन्फ्लुएंस एक तरफ दिखेगा, दूसरी तरफ आपको भारत का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। तो दोनों कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस भी वहाँ पर मिक्स है, इसलिए पॉलिटिक्स भी थोड़ी सी लेफ्ट और एंटी लेफ्ट पॉलिटिक्स वहाँ पर साफ चलती है। जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स है उसके सबसे बड़े नेता फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेपाल के केपी शर्मा ओली रहे हैं, जिनकी सरकार को जेनजी प्रोटेस्ट में गिरा दिया गया था। तो केपी शर्मा ओली की सरकार को गिराया था और एकदम से पिक्चर से केपी शर्मा ओली गायब हो गए थे। ये बात हो रही थी कि हो सकता है इन्होंने रेफ्यूज लिया हो, कहीं पर किसी और देश में रेफ्यूज लिया हो, पर वो नेपाल में ही थे। उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी किया जब वो अपने इलाके में पहुंचे, अपने एरिया में पहुंचे जहाँ पर उनका वोट है, जहाँ पर उनके लोग हैं, और वहाँ से उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया कि ये सब कुछ जानबूझ करके करवाया गया है उनकी सरकार को गिराने के लिए। अब उन्होंने रीग्रुप किया और दोबारा से वो वर्कर्स जो हैं वो दोबारा से रीग्रुप हुए, पार्टी दोबारा से खड़ी हुई है और दोबारा आपको 12 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर कहा जाता है लेफ्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये 12 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर एक क्लैश देखने को मिला है जहाँ पर जो वर्कर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के एक तरफ और दूसरी तरफ जो यंग प्रोटेस्टर्स थे जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान जिन्होंने सरकार गिराई वो था, और वो क्लैश जो है इस 12 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। कहा गया कि 12 डिस्ट्रिक्ट का सिमारा एरिया है जहाँ से ये पूरा क्लैश शुरू हुआ। छोटा सा एरिया से क्लैश शुरू हुआ जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पूरा नाम है इस पार्टी का, उसके वर्कर्स और दूसरी तरफ यंग प्रोटेस्टर्स, इसमें झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल गया। जब ये एयरपोर्ट तक ये पूरा झगड़ा पहुंचा है तब जा करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर सीधा कर्फ्यू लगाने की बात करी है कि ऑर्डर रिस्टोर किया जाए। और यहाँ पर कहा है कि ये जो मतलब प्रोटेस्ट क्योंकि नेपाल में बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, अभी आग लगी हुई है, तो इसलिए इन ग्रुप्स को सीधे तौर पर काफ़ी अरेस्ट भी किए गए हैं। काफ़ी लोगों को, दोनों साइड के लोगों को अरेस्ट किया गया है और एयरपोर्ट्स और जितने भी ये पब्लिक प्लेसेस हैं उनको भी फिलहाल के लिए बंद किया गया। एकदम कंप्लीट कर्फ्यू उसमें लगा दिया गया है। 8 बजे तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये कर्फ्यू रहेगा। नेपाल की पॉलिटिक्स में केपी शर्मा ओली कोई छोटी बात नहीं है। केपी शर्मा ओली 4 बार पीएम रह चुके हैं, मतलब 4 अलग बार सरकार बनी गिरी। पूरी सरकार जरूर नहीं रहती है, लेकिन केपी शर्मा ओली को ऐसे पर्सन है जिसको आप नेपाल की पॉलिटिक्स में ऐसा बिल्कुल एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते हो, वैसे पर्सन है केपी शर्मा ओली। कहते हैं कि इस समय पर वो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है उसके अध्यक्ष भी यही हैं और फिर फॉर्मर पीएम तो रहे ही हैं, और इन्हीं के खिलाफ एक्चुअल में एक पीछे से सपोर्ट उस पूरे जेनजी प्रोटेस्ट को दिया गया था इनकी सरकार को गिराने के लिए। खैर अभी फ़िलहाल जो नेपाल में सरकार है, जो पुलिस स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इसको अभी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दी गई है, उसको कंट्रोल में ले लिया गया है और कोई भी ऐसा सीवियरली इंजर्ड नहीं हुआ है। थोड़े बहुत स्कफल्स ज़रूर हुए हैं, थोड़े बहुत झगड़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन उसको अभी कंट्रोल में कर लिया गया है। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो आने वाले समय में फुटेजेस देख करके समझ में आ जाएगा, या आज के उत्तरार्ध कल मतलब समझ में आएगा कि क्या हुआ इसके। लेकिन यहाँ पर इस समय नेपाल की जो सरकार है वो एक इंटरिम सरकार है। जैसा आप बांग्लादेश में देख रहे हो कि यूनुस एक इंटरिम पीएम है और उनको भी इलेक्शन कराना है, वैसे ही नेपाल में इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है और इस गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सुशीला कर्की हैं। सुशीला कर्की का भी काफ़ी नेपाल में नाम है, मतलब काफ़ी साफ छवि की नेता, क्योंकि ये नेता तो है ही नहीं साफ छवि की, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। तो सुशीला कर्की इस समय पर वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने बड़ा ही क्लियरली एक बात कही है कि सारे पार्टीज़ को उन्होंने अपील किया है कि आप किसी भी तरीके के पॉलिटिकल प्रोवोकेशन से बढ़िए। सारे लोगों को उन्होंने कहा है कि आप किसी भी तरीके के पॉलिटिकल प्रोवोकेशन से बचिए, और उन्होंने यहाँ पर साफ इलेक्शन की डेट भी दे दी। जैसे यूनुस है ना, तो यूनुस के मन में चोर है, वो साफ नज़र कैसे आ रहा है कि वो इलेक्शन की डेट ही नहीं बता रहा, वो क्लियर नहीं कर रहा कि इलेक्शन कब करेंगे, क्योंकि उसको पावर में मज़ा है।
सुशीला गर्गी का ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि मार्च 5, 2026, पहले ही उन्होंने इलेक्शन की डेट सेट कर दी थी जब वो पावर में आई थी कि इस दिन इलेक्शन होगा। और उन्होंने कहा जब इस दिन इलेक्शन होगा तो आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर बिलीव रखिए, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत जो भी पार्टी इसमें चुन करके आती है उस पार्टी के नेता को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, चाहे वो भले ही वो केपी शर्मा ओली क्यों ना हो, भले ही वो कोई और भी क्यों ना हो, भले ही वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ही क्यों ना हो। अगर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जीत करके आते हैं और पीएम बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर उनको पीएम बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर आपको बिलीव करना होगा, आप इस इलेक्शन का वेट करिए, और ऐसे जो स्कफल्स हैं इससे कुछ नहीं, देश का नुकसान होगा। उन्होंने होम एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात करी है और उन्होंने कहा है कि एकदम बिल्कुल पीस एंड ऑर्डर के लिए जितना रिस्ट्रेंट लगाना है वो लगाओ, जो भी सीरियसनेस की जा सकती है बिल्कुल, यहाँ तक शूट ऑन साइट का भी ऑर्डर दे दिया गया है कि आप सीधा मतलब शूट करिए, अगर ऐसा कोई भी ये उपद्रव मचाता है तो उसको सीधा शूट किया जाए, क्योंकि मार्च में इलेक्शन होने हैं और तब तक का वेट तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी बात कही, बहुत बड़ी बात यहाँ पर थी, उन्होंने कहा कि मैं तो सारी पार्टीज़ के लिए, जितनी भी नेपाल के अंदर पार्टीज़ हैं, उनके सारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट बनाना चाहती हूँ। मैं किसी भी नहीं चाहती कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है उसकी जान खतरे में हो, उसको लोग मारने के लिए खोज रहे हों, और जिस तरीके के जो हमने वीडियोस देखे वैसी कोई सिचुएशन हो। इसलिए सबके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट बनाया जाएगा और उन लीडर्स को फिर, ताकि वो इलेक्शन बहुत क्लियर, बहुत इंडिपेंडेंटली वो इलेक्शन लड़ पाए, उनको कोई डर ना हो, वो एकदम ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इवन सुशीला गर्गी ने तो यहाँ तक भी किया कि उन्होंने जो 110 पार्टीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करी अपने पास, और उनके व्यूज़ जाने, और उसके बाद इलेक्शन के लिए वो पूरा प्लान कर रही हैं। और इसीलिए इतना समय लग रहा है कि मार्च में जाकर के इलेक्शंस हो पाएंगे जब मामला सामान्य हो जाएगा। अगर जेनजी प्रोटेस्ट को आप देखो तो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, चेंज हुआ, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सितंबर 8 और सितंबर 9, 2 दिन में लगभग बताया जाता है कि 76 लोगों की इसमें जान गई। ये 76 लोग वो थे जो डिमॉन्स्ट्रेशंस में मौजूद थे, जिनका शायद पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होगा, जिनका इस पूरी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होगा, इन लोगों की उसमें जान गई। ये प्रोटेस्ट शुरू ज़रूर हुआ था सोशल मीडिया बैन को लेकर के, और वो बहुत छोटे लेवल पर था, लेकिन जो पूरी नेपाल की इकोनॉमिक स्टैग्नेशन थी, नेपाल का जो पूरा प्रॉब्लम था, जो नेपाल इकोनॉमिकली काफ़ी सफ़र कर रहा था, उसको लेकर के ज़्यादा गुस्सा था। इसीलिए वो गुस्सा आपको दिखाई देता है, वो गुस्सा आपको फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर उतरा। वो वीडियो आपको ध्यान में होगा जहाँ पर वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब उनके ऑफिस पे दबा का मतलब तोड़ फोड़ किया जा रहा है, और दुनिया भर का आपने वो वीडियो देखा होगा। तो वो प्रॉब्लम जो थी वो बहुत बड़ी हो चुकी थी नेपाल के लिए, उसके खिलाफ वो गुस्सा फूटा, लोग सड़कों पर आए और इतने लोगों की जान चली गई उसमें। उसके अलावा केपी शर्मा ओली, क्योंकि बहुत समय से थे प्राइम मिनिस्टर, तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी थी, 73 साल की उम्र थी उनकी, और उनकी सरकार को गिराया गया। फिर सुशीला गर्गी, उनकी भी उम्र 73 साल है, उनको अभी इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, और उसके बाद इलेक्शन होगा मार्च में, जो भी इसमें जीतेगा वो पीएम बनेगा। ये बात बहुत सुशीला गर्गी ने साफ कर दी है, किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई वो नहीं, नेपाल इंडिपेंडेंटली अपने इलेक्शंस करवाएगा। तो आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।